नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, जिसको इंडियाज़ काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। ये स्टेट्स की काउंसिल है, ये अलग अलग राज्यों की काउंसिल है। तो यहाँ पे हम कंप्रिहेंसिवली देखेंगे राज्यसभा के बारे में, जिसको अपर हाउस भी बोला जाता है भारत की पार्लियामेंट का। इसकी कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है हमारे भारत के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। तो कंप्रिहेंसिवली इन डेप्थ हम सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी, जिसको हम कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमें चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राज्यसभा के बारे में। सबसे पहला सवाल आता है कि राज्यसभा है क्या। देखिए, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एल से आ गया लोकसभा, एल से आ गया लोअर हाउस। बस ये बात आपने हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस। लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। तो बच गया अपर हाउस। अपर हाउस क्या होगा? राज्यसभा। तो जो राज्यसभा होती है उसको हम अपर हाउस बोलते हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकता है कि राज्य, राज्य, राजा, राजा। और राजा कहाँ पे होता है? हमेशा ऊपर होता है, अपर होता है। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो राज्यसभा जो होती है वो अपर हाउस बोला जाता है उसको। ये भारत का जो बाई कैमरल पार्लियामेंट है। अब बाई कैमरल, बाई मतलब दो, यानी कि यहाँ पे दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। क्योंकि यहाँ पे दो हाउसेज हैं इसलिए इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा बाई, यानी दो कैमरल। तो ये ध्यान रखना है कि भारत का जो पार्लियामेंट है वो क्या है? बाई कैमरल है। तो भारत का जो बाई कैमरल पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस है राज्यसभा, जिसका लिटरली मीनिंग होता है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्टेट्स को ये रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे राज्य हैं उन्हें ये रिप्रेजेंट करता है। आगे हम विस्तार से जब इन चीज़ों को कवर करेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर होने लग पड़ेंगी। यहाँ पे ये अलग अलग स्टेट्स और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हमारी यूनियन ऑफ इंडिया में यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स, उनके जो इंटरेस्ट हैं उन्हें ये रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। स्टेट रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इसे देखा जाता है। अपर हाउस है भारत की बाई कैमरल पार्लियामेंट में। लिटरल मतलब होता है इसका काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। और ये जो हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ये हमारी पार्लियामेंट में। अगर इसके लेजिस्लेटिव रूल की हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। यहाँ पर ये डेलिबरेटिव बॉडी की तरह काम करता है, प्लेटफॉर्म देता है स्टेट्स को भी कि वो अपनी जो कंसर्न्स हैं उसके लिए वॉइस रेज कर सकें, उसके लिए आवाज़ जो है वो उठा सकें। तो यहाँ पर इसका एक लेजिस्लेटिव रोल भी होता है। अब यहाँ पे डेलिबरेटिव बॉडी, डेलिबरेटिव यानी कि विस्तार से चीज़ों के ऊपर बातचीत करना, उनके ऊपर डिबेट्स एंड डिस्कशंस करना, और यहाँ पे अगर किसी भी स्टेट का कोई कंसर्न है तो उसे भी रेज करना। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें तीन कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट क्या होता है, इसकी कौन कौन सी पावर्स होती हैं, इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, सारी चीज़ों को विस्तार से मैंने अच्छे से अलग वीडियोस में कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। तो यहाँ पे जो तीन कंपोनेंट्स हमारे भारत के पार्लियामेंट के हैं उसका सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट है? प्रेसिडेंट। दूसरा आपके पास आता है राज्यसभा। इसको फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, और यहाँ पे अपर हाउस पे इसको बोला जाता है। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा ऑफ कोर्स आता है लोकसभा, लोअर हाउस बोलते हैं, सेकंड चैम्बर बोलते हैं, पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। और ये जो हमारे भारत के नागरिक हैं उन्हें ये रिप्रेजेंट करता है एज अ होल। तो जो राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो स्टेट्स के जो स्टेट एज अ होल है उसकी बात करेगा, उसके इंटरेस्ट की बात करेगा। लेकिन लोकसभा में पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके बारे में ये बात करेगा लोकसभा। तो ये हमारे भारत के जो पार्लियामेंट है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का, और यहाँ पे तीन एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ हारमनी में काम करते हैं। हारमनी में काम करेंगे तभी तो गवर्नमेंट का काम हो पाएगा। हारमनी अगर नहीं होगी तो सरकार का काम नहीं हो पाएगा। अब हम राज्यसभा की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंकड़ा, इसको ध्यान में रखना है।
कई बार इससे सवाल बने हैं और आने वाले एग्जामिनेशंस में भी बनेंगे। ध्यान में रखना है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो कितनी है, वो है 250। भारत के संविधान ने जो राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसे फिक्स कर रखा है 250 मेंबर्स। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसकी जानकारी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में मिलती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, इसको अपने दिमाग में रखना है कि सबसे पहले राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250, और इसका वर्णन हमारे भारत के संविधान में है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्ट लाया गया है और उस एक्ट के तहत, उस लॉ के तहत जो है वो नंबर बनाया गया है, नहीं। भारत के संविधान में कहा गया है कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, 250 मेंबर्स। लेकिन क्या इस समय 250 के 250 हैं? नहीं, जो करंट स्ट्रेंथ है वो 245 है। अगर आप लेट इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, आपने एक बार ये जो आंकड़ा है करंट स्ट्रेंथ का, इसको गूगल कर लेना है। तो एट प्रेजेंट जो राज्यसभा है उसमें 245 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे ये जो 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, इसमें जो 238 हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को। जैसे ये हमारा भारत है तो अब सब जानते हैं कि इसमें स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, आपके पास पुडुचेरी है, इस प्रकार से यूनियन टेरिटरीज़ है। तो जो 250 में से जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, उसमें से जो 238 हैं वो इन पूरी की पूरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर बच के 12, 238 प्लस 12 हो गए 250, तो बच गए 12। तो जो 12 बच गए उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। तो जो 12 मेंबर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो ये कॉम्पोजिशन है आपके राज्यसभा का, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा में स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में। स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो राज्यसभा में इलेक्ट होते हैं बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ध्यान में रखिए, जैसे मान लो ये आपकी स्टेट है, यहाँ पे चुनाव हुए, तो आपने किन्हें चुना, आपने चुना एमएलएज को। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज से अलग अलग एमएलएज आए। अब यहाँ पे जो राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इन एमएलएज के द्वारा चुना जाएगा। यह आपने ध्यान में रखना है कि जो राज्यसभा में इलेक्ट होता है वो एमएलएज के द्वारा चुना जाता है, ना कि आपके जनता के द्वारा, पीपल्स ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी यही होता है। ये जो इलेक्शन है इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो जनता है वो डायरेक्टली ना तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रही है और ना ही यहाँ राज्यसभा के एमपीज़ को। वो लोकसभा में एमपीज़ को इलेक्ट कर रही है तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है। वो जो स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलएज हैं उन्हें सीधे सीधे इलेक्ट कर रही है वोट देके, तो ये भी कौन सा इलेक्शन हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन राज्यसभा के एमपीज़ को वो इलेक्ट नहीं कर रहा है डायरेक्टली, उनके द्वारा जो एमएलए चुने गए हैं वो इन्हें इलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारत की जनता, हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, जो एमपीज़ हैं वो इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको ज़रूर देखिए। उसी में आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता चल जाएगा। प्लस जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है एनिमेशन के माध्यम से और एग्जाम्पल देके कि कैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट काम करता है। इन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा, तब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फॉर द टाइम बिंग आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही राज्यसभा के एमपीज़ चुने जाते हैं। लेकिन किसके द्वारा? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। सीधे सीधे बात क्या हो रही है? जो एमएलएज हैं उनके द्वारा राज्यसभा के जो एमपी हैं वो उनको चुना जाता है। हालांकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है वहाँ पे सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखती हैं सीनेट में।
लेकिन जो राज्यसभा की सीट्स होती हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे दी जाती हैं, अलॉट की जाती हैं। मैप के माध्यम से मैंने आपको पूरे भारत के स्टेट्स में बताया है कौन सी स्टेट में कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यानी कितनी लोकसभा सीट्स हैं, और कौन सी स्टेट में कितनी राज्यसभा सीट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इनको भी जरूर देख लीजिएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन ज़रूरी होता है अपने देश का बाकियों के साथ, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। तो वहाँ पे जो सीनेट है यूएसए में, वहाँ पे हर स्टेट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे तुम्हारी कम पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, डजेंट मैटर। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, इवन लोकसभा में भी ऐसा नहीं है। लोकसभा में भी आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। लोकसभा चुनावों में तो ये बोला जाता है कि जिस पार्टी ने यूपी में ज़्यादा सीटें निकाल ली उसका यहाँ पे सेंटर में आना तय होता है। तो यूपी में कितनी ज़्यादा सीट्स हैं, लेकिन फिर हमारे भारत में ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे इक्का दुक्का ही सीट्स हैं। तो यहाँ पे ये बात है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स एलोकेट की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूंसीज एलोकेट की जा रही हैं, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ पे चाहे तुम्हारी कम पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल होगी। मगर भारत में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर मान लो बहुत बड़ी स्टेट है तो उसके काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हमें देखने को मिलेंगे, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। छोटी स्टेट है तो उसका कम या इक्का दुक्का ही जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमें देखने को यहाँ मिलेंगे। भारतीय संविधान का जो फोर्थ शेड्यूल है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है राज्यसभा की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल बन सकता है कि हमारे भारत का कौन सा शेड्यूल है जो राज्यसभा सीट्स की एलोकेशन की बात करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। तो फोर्थ शेड्यूल है, चौथा शेड्यूल है, जो बात करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में कौन सी स्टेट और कौन सी यूनियन टेरिटरी को कितनी राज्यसभा की सीट्स मिलेंगी। तो ये कहाँ पे है, फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की रिप्रेजेंटेशन। पहले हमने स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करी, यूनियन टेरिटरीज़ की रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस की। अब यहाँ पे वही बात है कि इलेक्टोरल कोलाज बनता है, और यहाँ पे इनडायरेक्टली, मैंने पहले भी कहा कि एमएलए चुनते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे चुनाव करने के लिए इलेक्टोरल कोलाज बनाया जाता है। जो इलेक्शन है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको मैंने प्रेजेंट इलेक्शन वाली वीडियो में और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को मैंने अलग वीडियो में अच्छे से कवर करवाया है। अब देखो हमारे भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर यही ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन हमें राज्यसभा में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। जो बाकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो वहाँ पे एमएलएज नहीं होते हैं, उन्हें डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है या चलाता है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, उसे राष्ट्रपति चलाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, इनके अपने लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ पे चुनाव होते हैं, एमएलएज आते हैं। अब जब एमएलएज आ रहे हैं तो राज्यसभा का जो मेंबर होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसे जो एमएलएज हैं वही चूज़ करेंगे। लेकिन बाकियों में क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है, इसलिए उनकी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं होती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो 5 बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। इतनी कम है कि वहाँ पे राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। ये है। अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स की। ये तो थे इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, एमएलए इलेक्ट कर रहे हैं, जनता इलेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो 250 मेंबर्स हैं उनमें से 238 तो इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ कोर्स, लेकिन 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन नॉमिनेटेड मेंबर्स की राज्यसभा में कि इनके क्या क्या बेसिस होता है। सबसे पहले आर्ट, कोई इमिनेंट आर्टिस्ट है जिसने इंडियन आर्ट फॉर्म्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसे राज्यसभा में इलेक्ट किया जा सकता है। लिटरेचर, कोई बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड राइटर है, पोइट है या लिटरेरी फिगर है तो उसे भी राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है। नॉमिनेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साइंस की बात करें तो कोई रिनाउंड साइंटिस्ट है या रिसर्चर है जिसके नोटेबल अचीवमेंट्स हैं, जीवन में कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स अगर उसने करी हैं तो उसे भी राज्यसभा में भेजा जा सकता है। कोई सोशल सर्विस में काम कर रहा है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दे रहा है सोशल वेलफेयर के लिए, तो उसे भी राज्यसभा में भेजा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में।
जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है इन फील्ड्स में, आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में, सोशल सर्विसेज में। अब ये जो एमिनेंट पर्सन्स होते हैं इन्हें इस हाउस में प्लेस किया जाता है, जगह मिलती है किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस से गो थ्रू हुए बिना, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार के इलेक्टोरल प्रोसेस को नहीं माना जाता है, नहीं स्वीकार किया जाता है। इनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट कर देता है कि भैया हम आपको नॉमिनेट करते हैं, आप जाइए राज्यसभा में बैठिए और राज्यसभा में अपना काम करिए। तो अब इनका काम क्या होगा? ऑब्वियसली जिस भी फील्ड से ये आ रहे हैं उसका एक पक्ष जो है वो राज्यसभा में रखेंगे, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसे ये राज्यसभा में जाके रखेंगे, वहाँ पे फिर उससे रिलेटेड डिबेट्स होंगी, डिस्कशंस होंगी, और ऑब्वियसली वो जो फील्ड है जिससे वो आ रहे हैं उसके भले के लिए वो काम करने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की ड्यूरेशन की। देखो, राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, लोकसभा की तरह नहीं है। लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा बनती है और बिगड़ती है। जैसे ही नई सरकार बनेगी, नई लोकसभा बनी, सरकार मान लो बीच में गिर गई तो लोकसभा भी भंग हो जाएगी। और अगर सरकार नहीं गिरी, 5 साल चलती है, तो 5 साल के बाद जो पुरानी लोकसभा है वो भंग हो जाएगी, नई लोकसभा बनेगी। तो जो लोकसभा है उसका टेन्योर 5 साल का होता है, वो बनती है, 5 साल के बाद उसको भंग कर दिया जाता है, फिर नई बनती है। राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता है, ये कंटिन्यूस चलती है, इसलिए इसको परमानेंट बॉडी बोला जाता है। ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, इसका मतलब है कि ये परमानेंट बॉडी है और इसका डिसोल्यूशन कभी नहीं होता है, जैसे लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ता है हर 5 साल में। और जस्ट इन केस अगर बीच में सरकार अल्पमत हो जाती है, सरकार गिर जाती है, तब भी लोकसभा भंग हो जाती है, इसका डिसोल्यूशन हो जाता है। राज्यसभा का कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता है, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये परमानेंट बॉडी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। मेंबर टीम की बात करें तो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ये 6 साल के लिए बनते हैं। एक जो राज्यसभा का एमपी है ये 6 साल के लिए होगा, लेकिन जो लोकसभा का है ये 5 साल के लिए। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी कैसे आ रही है, क्योंकि 5 साल के बाद नई लोकसभा बन रही है, 6 साल के बाद ये जा रहा है नया बन जा रहा है, जा रहा है नया बन जा रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इस चैम्बर में बनी रह रही है, ये परमानेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा है वो कितना है, 6 ईयर्स है। और इसके बारे में कौन जानकारी देता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है वो कहता है कि जो राज्यसभा के एमपीज होंगे, मेंबर्स होंगे, उनका जो टेन्योर है वो 6 साल का होगा। रिटायरमेंट प्लान की बात करें तो 1/3 जो मेंबर हैं उन्हें हर दूसरे साल रिटायर कर दिया जाता है। तो हर दूसरे साल क्या हो रहा है, 1/3 जो मेंबर्स हैं उन्हें रिटायर कर दिया जा रहा है। और ये जो सीट्स हैं इन्हें फ्रेश इलेक्शंस या प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के माध्यम से दोबारा इलेक्ट किया जा रहा है। तो ये रिटायरमेंट प्लान होता है, 6 साल चलता है। देखो ये आंकड़े ध्यान रखने, इन आंकड़ों से सीधा सवाल बन जाता है। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होता है, ऐसे सवाल बनते हैं, ध्यान में रखना है। रिटायरिंग मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के वो री इलेक्शन के लिए या री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। यानी एक बार कोई व्यक्ति मान लो एमपी बन गया राज्यसभा में, वो रहा 5 साल के लिए, चाहे ये इलेक्टेड है चाहे ये नॉमिनेटेड है, इसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है या फिर इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से एमएलएज ने, जिस भी स्टेट से आता है उसके एमएलएज ने इलेक्ट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार एमपी बन सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार चाहें इनका री इलेक्शन हो सकता है, जितनी बार इनको दोबारा इलेक्ट किया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे कि एक बार पुनः किसी व्यक्ति को दोबारा नॉमिनेट करना है, दोबारा नॉमिनेट किया जा सकता है, जितनी बार चाहे इनको इलेक्ट भी किया जा सकता है, नॉमिनेट भी किया जा सकता है। ये है ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के सिस्टम ऑफ इलेक्शंस की। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शंस, मेंबर्स जो हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के, मैंने कहा आपको जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, और एक आपके पास हो गया पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर अभी इस समय यूनियन टेरिटरी है, आप सब जानते हैं, धारा 370 थी जम्मू कश्मीर में, उसको हटा दिया गया था, तो इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अगर कल को दोबारा ये स्टेट बन जाती है तो आपने उस समय अपडेट रहना है, मतलब अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप लेट देख रहे हो तो इन चीज़ों से आपने अपडेट रहना है।
तो यहाँ पे इंडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में, वो इन एमपीज को इलेक्ट करते हैं इलेक्टोरल कोलाज बना के। दूसरा आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वोन बाय अ पार्टी इज प्रोपोर्शनल टू वोट्स रिसीव्ड। जितने भी वोट मिलते हैं, वोट रिसीव हुए, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ सीट्स किसी पार्टी के द्वारा जो जीते जाते हैं। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी के व्यूज़ हैं वो भी ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तीसरा आपके पास आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो होती है उस हिसाब से जो वोटर है, जो एमएलए है, वो वोट देता है, और जो आपका कैंडिडेट है जो चुनाव के लिए खड़ा हुआ है उसको स्पेसिफिक कोटा सिक्योर करना पड़ता है, तभी वो इलेक्ट हो सकता है। अभी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को मैंने बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में एग्जांपल्स के साथ समझाया है। एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब ये नहीं बनता कि आप ज़िंदगी में कभी भूल जाओ, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, या राज्यसभा के एमपी के इलेक्शन के लिए। एक बार उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है, यहाँ पे मैं वैसे वहाँ पे मैंने कवर किया है, लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं कवर करा लेता हूँ, नहीं तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो। बाकी अगर आपको एग्जांपल के साथ आसान भाषा में देखना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जो वोटर होते हैं एमएलए, वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से कैंडिडेट को रैंक करते हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इस हिसाब से। अब कोटा जो है उसको एक फार्मूला के तहत कैलकुलेट किया जाता है। टोटल वोट्स, जो टोटल वोट हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्लस 1, और यहाँ पे आ गया प्लस 1। तो इस हिसाब से कोटा जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब जो भी कैंडिडेट जो इस कोटा को अचीव कर लेता है, यानी इतने नंबर ऑफ वोट्स उसको मिल जाते हैं, उसे इलेक्ट कर दिया जाता है। अगर मान लो कोई सीट अनफिल्ड रह जाती है, कोई ऐसी सीट है जिसे नहीं भरा गया है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट फ्यूएस्ट वोट्स वाला होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो फिर जिस व्यक्ति को एलिमिनेट कर दिया गया, अब देखो जैसे मान लो ये 4 लोग हैं, एक ने कहा कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, फिर ये दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर एक व्यक्ति को मान लो एलिमिनेट कर दिया गया, तो इसका जो ये दूसरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, इसका वोट जो है वो दूसरे को पड़ जाएगा, जो अभी भी उस रेस में है, अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है। उस वीडियो को देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे इनका जो वोट होता है उसको, जो नेक्स्ट प्रेफरेंस होती है वोटर की, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है तब तक जब तक सारी की सारी सीट्स फिल ना हो जाएं। तो यहाँ पे जो एसटीवी का सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वो क्या इंश्योर करता है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और मिनिमाइज़ करता है ये वोट की वेस्टेज को। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र सरप्लस होता है वो दूसरे कैंडिडेट को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो मेंबर बनेगा राज्यसभा का, उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफ़िकेशंस आती हैं। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ एंड अफर्मेशन। अब यहाँ पे उसको शपथ लेने पड़ेगी, ओथ लेने पड़ेगी। मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उम्र यहाँ पे दी गई हुई है 30 साल। 30 साल से कम वो मेंबर नहीं होना चाहिए। अ पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज, इससे कम नहीं होना चाहिए। मस्ट पोसेस अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की अगर बाकी कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी उसके पास होनी चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं। फिर दूसरा आता है स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशंस। मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन एनी स्टेट। अब ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे इलेक्टर ही रजिस्टर ना हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है किसी भी स्टेट की, अब ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट से वो कंटेस्ट कर रहा है वो वहीं का इलेक्टर हो, नहीं, किसी भी स्टेट का इलेक्टर हो सकता है, लेकिन वो एज एन इलेक्टर रजिस्टर होना चाहिए पूरे भारत के किसी भी स्टेट के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। मस्ट बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू कंटेस्ट अ रिजर्व्ड सीट। अब देखो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी सीट्स हैं जिनको रिजर्व किया गया है एससी और एसटी के लिए, तो वो व्यक्ति जो वहाँ पे खड़ना चाहता है वो भी एससी और एसटी कम्युनिटी का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ओबीसी या जनरल जो है वो एससी एसटी सीट से खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, सबसे पहले जो भारत का संविधान था जब लागू हुआ था, तो उस समय ये था कि जो भी व्यक्ति है, जो मेंबर है, वो एज एन इलेक्टर जिस स्टेट से कंटेस्ट कर रहा है उसी स्टेट में एज एन इलेक्टर रजिस्टर होना चाहिए। पहले ये था,
मैंने कहा ना आपको कि किसी भी स्टेट का हो सकता है, नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले यही था कि वो उसी स्टेट का इलेक्टर होना चाहिए, लेकिन इस रिक्वायरमेंट को 2003 में बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था कि अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम जिस स्टेट के इलेक्टर हो वहीं से तुम्हें राज्यसभा के लिए खड़ना है। तुम किसी भी स्टेट से खड़ सकते हो, किसी भी स्टेट में, चाहे तुम एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड हो, तुम किसी और स्टेट में चाहो तो वहाँ से भी राज्यसभा के लिए खड़ सकते हो। ये यहाँ पे 2003 में कहा गया। हालांकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अब हम बात करते हैं कि मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के एमपीज़, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल किया जा सकता है। किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे किया जा सकता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस। देखिए, अगर वो व्यक्ति यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, कहीं से पैसा कमा रहा है, कुछ है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ईज ऑफ अनसाउंड माइंड एज डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट। अगर मान लो कोई केस कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट बोल रहा है कि भाई ये अनसाउंड माइंड का है, इसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो इसके बेसिस पर भी इसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्योंकि भाई अगर तेरा माइंड ही साउंड नहीं है तो फिर तू करेगा ही क्या राज्यसभा में। तीसरा आपके पास पॉइंट आता है इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अब देखो इसका क्या मतलब है। ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया या बैंकरप्ट घोषित हो चुका है, अभी तक उसने अपनी जो देनदारियां हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, वो पूरी तरह चुकाई नहीं है, यानी वह अभी तक कोर्ट से मुक्त या डिस्चार्ज नहीं हुआ है। भारतीय राजनीति में ये शब्द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की सदस्यता से जुड़ी डिस्क्वालिफिकेशन में आता है। इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। एक आर्टिकल आता है आपके पास 102, आर्टिकल 102 क्लोज 1 सब क्लोज सी। दूसरा आता है आर्टिकल 191 क्लोज 1 सब क्लोज सी। जो 102 क्लोज 1 सब क्लोज सी है वो बोलता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के बारे में, और जो 191 क्लोज 1 क्लोज सी है वो बात करता है राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है तो वह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। कारण क्या है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति और वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता। दूसरा, कोर्ट उसका प्रबंधन ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को दे देता है। ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उसे जनता का प्रतिनिधित्व करने का योग्य नहीं माना जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। मान लीजिए किसी सांसद पर 50 लाख रुपए का कर्ज है और कोर्ट उसे दिवालिया घोषित कर देता है। अब जब तक वह उस कर्ज को चुकाकर कोर्ट से डिस्चार्ज नहीं हो जाता, तब तक वह अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट कहलाएगा और वो एमपी या एमएलए नहीं बन सकता। तो ये होता है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी दिवालिया व्यक्ति जो अभी तक कर्ज चुकाने से मुक्त नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति एमपी एमएलए नहीं बन सकता है। फिर आता है इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज़ एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप। अब मान लो कि सिटीजन इंडिया का था, फिर वो एमपी बन गया, लेकिन बाद में उसने सिटीजनशिप को छोड़ दिया और फॉरेन किसी दूसरे देश का सिटीजन बन गया। तो अब उसका तो लॉजिक ही नहीं बना, भाई राज्यसभा में किसी दूसरे देश का जो सिटीजन है उसको एमपी क्यों ही बनाया जाएगा या रखा जाएगा, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन इसकी हो जाएगी। इस डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। भारत की सांसद कोई भी अगर लॉ कानून बनाती है और उसके हिसाब से अगर ये डिस्क्वालीफाई होता है तो ये डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये आ गया आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशंस। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ, तो किसी लॉ के मुताबिक अगर इसकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो कैसे? मान लीजिए कि चुनाव जीतने के लिए वो कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करता है या इलेक्टोरल ऑफेंस करता है, कुछ ना कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस अगर उसने करी हैं और उससे अगर वो चुनाव जीता है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 2 ईयर्स। अगर उसने कुछ क्राइम किया है और इसके लिए उसको 2 साल से ज़्यादा की जेल हो जाती है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फेल टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंस अकाउंट्स। इलेक्शंस में कितना पैसा खर्चा हुआ,
कहाँ से आया, कहाँ गया, अगर ये बताने में वो सक्षम नहीं है, वो नहीं बताता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हैज़ इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉरपोरेशंस, सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या कुछ जो कॉरपोरेशंस है उसमें अगर वो इंटरेस्ट दिखाता है, वहाँ से पैसा वैसा अगर कमाने का प्रयास करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन, करप्शन के लिए अगर किसी सरकारी नौकरी से, गवर्नमेंट सर्विस से उसको डिसमिस किया गया है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर किन्हीं दो ग्रुप्स में वो एनमिटी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी अगर फैलाने का प्रयास करता है, प्रमोट करता है, तो भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखो ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है, क्योंकि इस देश में जो राजनीति है वो चलती ही दो चीज़ों के ऊपर है भाई साहब, एक है जात, दूसरा है धर्म। और कितने लोग हैं जो जात और धर्म के ऊपर एक दूसरे की जाति और एक दूसरे के धर्म के बारे में अपशब्द बोलते हैं, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। कितने एक दूसरे के धर्म को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे के जाति के ऊपर पता नहीं क्या क्या भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। तो ये बातें लिखी तो गई हैं, अब लिखी हैं तो मुझे पढ़ाने पड़ेंगी और तुम्हें पढ़ने पड़ेंगी, लेकिन ग्राउंड जीरो में अगर हम देखें कि क्या ये प्रैक्टिकली चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इसका जवाब आपको मोटे मोटे तौर पे ना ही लगेगा। फिर आता है पनिश फॉर प्रैक्टिसिंग कोई सोशल क्राइम, कोई इसने सोशल क्राइम किया है जिसके लिए इसको पनिश किया गया है तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होता है डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है, राष्ट्रपति का होता है। अब यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उसका ओपिनियन मांग सकता है कि बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, इस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कोई बाइंडिंग नहीं है, इलेक्शन कमीशन अपना जो ओपिनियन है वो प्रेसिडेंट को बता देगा, मानना है तो माने, नहीं मानना है तो ना माने, अपने हिसाब से ये डिसीजन लेने में समर्थ होता है। अब हम बात करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के ग्राउंड के ऊपर, डिफेक्शन के ग्राउंड के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है। वैसे डिफेक्शन और एक आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, चाहें तो देख सकते हैं, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं वॉलंटरी पार्टी रेजिग्नेशन। अब देखो एक व्यक्ति है, ये मान लो ये एक सांसद है, एमपी है राज्यसभा का, ये एक एक्स पार्टी से राज्यसभा में पहुंचा है, लेकिन अब अपनी मर्जी से ये उस पार्टी को छोड़ देता है। तो जैसे ही मेंबर अपनी मर्जी से वॉलंटरली मेंबरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टी की उसे छोड़ देगा जिसकी टिकट के ऊपर वो हाउस में पहुंचा है। अब वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि राज्यसभा में पहुंचने का मतलब पावर है, तो जैसे आपने पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया तो मतलब आपके हाथ से पावर भी जा सकती है, तो इसलिए ऐसा कौन ही करेगा वैसे। लेकिन फिर भी मतलब अगर कोई भाई कि ठीक है कोई सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वैसे मुझे लगता नहीं कि इंडिया के पॉलिटिशियंस इतने सिद्धांतवादी हैं। हालांकि महात्मा गांधी की एक बात ध्यान में रखिएगा, सिद्धांतों की बात आई तो महात्मा गांधी ने कहा था पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज़ अ सिन, राजनीति सिद्धांतों के बिना अपराध है। इसको आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो या इंटरव्यू में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो, ये जो महात्मा गांधी की लाइन है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज़ अ सिन, राजनीति सिद्धांतों के बिना अपराध है। लेकिन ऐसे अपराध हमारे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक तो हो गया कि अपनी मर्जी से पार्टी से रिजाइन कर दिया, दूसरा है वोटिंग अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शन। अब देखिए अगर मान लो कि राज्यसभा में, पार्लियामेंट में कोई ना कोई वोटिंग हो रही है और जो मेंबर है वो पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ, मतलब पार्टी ने कहा है कि इसमें इसके पक्ष में या विपक्ष में वोट देना है और जो पार्टी ने डायरेक्शन दी है उसके खिलाफ ये व्यक्ति वोट दे आता है या फिर वोट देने से मना कर देता है, तो यहाँ पे डिफेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसको मानना पड़ता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी देती है। यहाँ पे विप लगाए जाते हैं, विप बनाए जाते हैं और उस हिसाब से देखा जाता है कि कौन व्यक्ति जो है वो कहाँ पे वोट दे रहा है, कहाँ पे नहीं दे रहा है। तीसरा आता है इंडिपेंडेंट ज्वाइनिंग पार्टी, तो कोई भी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। और फिर आता है नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइनिंग पार्टी। अब इसको नॉमिनेट किसने किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ये किसी पार्टी से नहीं था, ये साइंस, आर्ट, लिटरेचर इन सब से था। लेकिन अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। अब यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल होता है वो 10th शेड्यूल के अंडर जो चेयरमैन होगा राज्यसभा का
उसके द्वारा डिसाइड होता है, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। पहले जो हमने ग्राउंड्स देखे थे उनके ऊपर राष्ट्रपति डिसीजन लेता है, लेकिन डिफेक्शन के ग्राउंड के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है उसके ऊपर जो डिसीजन लेता है वो राज्यसभा के चेयरमैन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। एक केस आपको मैं बताता हूँ, एक केस है कीहोतो होलोहन केस 1992 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो चेयरमैन का डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चेयरमैन कोई डिसीजन लेता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक एक्स व्यक्ति है, चेयरमैन इसको डिस्क्वालीफाई कर देता है, तो ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, अपनी दलील वहाँ पे दे सकता है कि क्यों इसे डिस्क्वालीफाई करना गलत है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है। किस केस में किया है? कीहोतो होलोहन केस 1992 में। सवाल बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स की ओथ और एफर्मेशन की। सबसे पहले कंटेंट ऑफ द ओथ। ओथ और एफर्मेशन में राज्यसभा का एमपी या मेंबर क्या बोलता है? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा। टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मैं भारत की सॉवरेनिटी यानी प्रभुता और इंटेग्रिटी यानी अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। फिर आता है टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच दे आर अबाउट टू एंटर, कि मैं जिस राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ उसके कार्यों का विश्वास पूर्वक निर्वहन करूँगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कोई भी मेंबर जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें ना पार्टिसिपेट कर सकता है, ना वोट दे सकता है, और ना ही किसी प्रकार के पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के लिए वो एलिजिबल होगा जब तक वो ओथ या शपथ नहीं लेता है। अभी अपने आप में एक अलग टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जिनको हम आगे अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा में बैठ जाता है और वोट देने का प्रयास करता है ओथ लिए बिना शपथ के, अगर कोई राज्यसभा में बैठ गया और वोट देता है तो हर दिन, जितने दिन वो बैठेगा, हर दिन उसको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 500 रुपये उसको देना पड़ेगा हर दिन के। 10 दिन बैठता है तो 10 दिन के हिसाब से 5000, इस हिसाब से उसको देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंस है ओथ की। बिना ओथ लिए तुम ना वोट दे सकते हो, ना पार्टिसिपेट कर सकते हो हाउस के किसी भी काम में। अब हम बात करते हैं राज्यसभा मेंबर्स की सैलरी और अलाउंसेस। सबसे पहले कि कितनी सैलरी मिलेगी, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, उसको डिटरमाइन कौन करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि जो राज्यसभा का एमपी है उसको कितनी सैलरी देनी है। पेंशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं है पेंशन का, लेकिन 1976 से पार्लियामेंट राज्यसभा के एमपीज़ को पेंशन दे रही है। एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फ्री अकोमोडेशन मिलता है, टेलीफोन, व्हीकल एडवांस, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें बेनिफिट्स जो हैं वो राज्यसभा के एमपी को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं डबल मेंबरशिप की। देखिए, इलेक्टेड टू बोथ हाउसेज, अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए इलेक्ट हो जाता है, वो किस हाउस में रहना चाहता है वो उसको बताना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो इन डिफ़ॉल्ट राज्यसभा की उसकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। मतलब मान लो कि कोई राज्यसभा का एमपी है, फिर वो एमपी रहते रहते लोकसभा का चुनाव लड़ता है और लोकसभा का चुनाव वो जीत जाता है, तो अब इसको 10 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि उसको लोकसभा का मेंबर बनना है कि राज्यसभा का ही रहना है। नहीं बताता है तो फिर ऑटोमेटिकली उसको लोकसभा में डाल दिया जाएगा और राज्यसभा की जो उसकी सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। तो ये होता है जब दोनों हाउसेस के लिए एक जो मेंबर है वो इलेक्ट हो जाता है। फिर आता है सिटिंग मेंबर इलेक्टेड टू अदर हाउस। ये वही है कि अगर कोई सिटिंग मेंबर एक हाउस का है जो दूसरा हाउस के लिए इलेक्ट हो जाता है तो उनके जो फर्स्ट हाउस की सीट होती है वो वेकेंट हो जाती है। ये ध्यान रखना है आपने। एक हाउस है, मान लो कि ये राज्यसभा है, अब ये व्यक्ति लोकसभा के लिए अगर मान लो इलेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो पहला हाउस है उसका, राज्यसभा का पहला हाउस था ना जहाँ पे वो पहले मेंबर था, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वेकेंट हो जाती है। फिर आता है कि अगर वो 2 सीट्स के लिए सेम ही हाउस में इलेक्ट हो जाता है तो फिर उसको एक सीट चूज करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करेगा तो दूसरी सीट वेकेंट हो जाएगी। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, अब मान लो कि एक स्टेट लेजिस्लेचर का एमएलए है, वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तो उसे स्टेट लेजिस्लेचर से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर रेजिग्नेशन नहीं देता है तो जो उसकी पार्लियामेंट की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी।
तो अगर मान लो कोई एमएलए अगर राज्यसभा में पहुंच जाता है तो 14 दिन के अंदर अंदर अगर वो राज्यसभा में रहना चाहता है तो उसको 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर नहीं देता है तो पार्लियामेंट की जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं सीट्स को वेकेट करने के। सबसे पहला आता है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है या फिर 10th शेड्यूल जो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ देखा उसके अंडर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो सीट वेकेंट हो जाएगी। दूसरा आता है रेजिग्नेशन, कि अगर कोई व्यक्ति अपना रेजिग्नेशन दे देता है तो वो सीट वेकेंट हो जाएगी। सवाल यहाँ पे ये है कि जो राज्यसभा का एमपी है वो रेजिग्नेशन देगा किसको, चेयरमैन को। ध्यान में रखिएगा, ऐसे सवाल बनते हैं देखो एग्जाम में, तो ये आपने ध्यान रखना है। सीधा सवाल पूछा जाएगा, राज्यसभा का एमपी है रेजिग्नेशन देना चाहता है, किसको देगा, चेयरमैन को। प्रेजेंट ही मत लिखाना उसमें, चेयरमैन को देगा। तो जैसे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा चेयरमैन के द्वारा तो वहाँ पे जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी ऑब्वियसली। तीसरा आता है एब्सेंस। राज्यसभा किसी भी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर सकती है अगर 60 दिन से ज़्यादा बिना परमिशन लिए जो मेंबर है वो एब्सेंट है। अब कई ऐसे मेंबर भी हैं जो कभी आते ही नहीं हैं, तो फॉर 60 डेज विदाउट परमिशन अगर वो एब्सेंट है तो फिर यहाँ पे राज्यसभा उसको वेकेंट डिक्लेयर कर सकता है। हालांकि यहाँ पे एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन के जो पीरियड होता है उसको छोड़ के जो 60 दिन बचते हैं उसमें, यानी जो वर्किंग डेज हैं, वर्किंग डेज में 60 दिन में अगर वो वहाँ उपलब्ध नहीं होता है तो वहाँ उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। फिर कुछ और केसेस भी आते हैं कि जैसे मान लो उसका इलेक्शन जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाता है कोर्ट के द्वारा। हमने स्टैट्यूटरी जो हमने डिस्क्वालिफिकेशंस देखी उसमें हमने देखा कि अगर मान लो कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस करी हैं और वहाँ से अगर वो चुनाव जीत के एमपी बना है तो फिर वहाँ पे केस चलेगा कि भैया इसने करप्ट प्रैक्टिसेस करी हैं। अगर कोर्ट इसको डिक्लेयर कर देता है कि जो इसने प्रैक्टिसेस करी हैं वो करप्ट हैं, वो गलत तरीके से चुनाव जीता है, तो फिर उसकी सीट विकेट हो जाएगी। या फिर कोई राज्यसभा का एमपी है उसको बाद में किसी स्टेट में गवर्नर बना दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट ही बना दिया जाता है, तो वहाँ पर भी उसकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी राज्यसभा के एमपी के इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है तो इसके लीगल रिकॉर्ड्स क्या होंगे। तो वॉइड इलेक्शंस का प्रोसीजर क्या होता है। अब देखिए, अगर कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट होता है तो भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि उसका जो इलेक्शन है उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन ये जो मैटर है इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में जाके एड्रेस किया जाता है। ये एक्ट इनेबल करता है हाई कोर्ट को कि किसी भी इलेक्शन को ये वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर कोई डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट इंडियन पार्लियामेंट में इलेक्ट हुआ है तो अभी ये राज्यसभा के एमपी की बात है और पावर किसके हाथ में आ रही है, हाई कोर्ट के। कौन सा हाई कोर्ट होगा, ऑब्वियसली उसी स्टेट का जिस स्टेट से राज्यसभा का एमपी जीत कर आया है। और फिर ऑब्वियसली अपील प्रोसेस आता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, हाई कोर्ट के खिलाफ अपील कर सकती है इलेक्शन की वैलिडिटी के रिगार्डिंग। मतलब अगर मान लो हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये इलेक्शन वॉइड है तो जिस व्यक्ति का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है वॉइड वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए जा सकता है। फिर आता है राज्यसभा की भारत की डेमोक्रेसी में सिग्निफिकेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पावर। अब देखिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करती है राज्यसभा। तो यहाँ पे क्योंकि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो किसी स्टेट के साथ अन्याय ना हो जाए उसके लिए वहाँ पे राज्यसभा के एमपीज़ को रखा जाता है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है उसको अच्छे से देखा जाए और फिर ये देखा जाए कि किसी भी स्टेट के साथ तो अन्याय नहीं हो रहा है या फिर स्पेसिफिकली जिस स्टेट को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर की बात है। फेडरल स्ट्रक्चर, ये हमारे फेडरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को भी स्ट्रेंथन करता है क्योंकि पार्लियामेंट में राज्यसभा जो कि आप ये कह रहे हो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है तो ये बता रहा है कि भैया पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में स्टेट्स का भी उतना ही योगदान है, उनको भी पूछा जा रहा है, उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको ये स्ट्रेंथन करता है। फिर आता है डेलिबरेटिव रूल। अब ये कुछ पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर डिबेट के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि लोकसभा में जब बिल्स को पास किया जा रहा है, लोकसभा में डिस्कशन हो रही है तो राज्यसभा में भी हो रही है, तो दो हाउसेज में डिस्कशन हो रही है। इसका मतलब है कि जो पॉलिसी के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अच्छे से विस्तार से डिबेट हो रही है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। फिर आता है स्टेट रिप्रेजेंटेशन।
अभी यहाँ पे जो रीजनल कंसर्न्स और पर्सपेक्टिव्स हैं उन्हें ये आर्टिकुलेट करता है। हमने पहले भी देखा कि स्टेट के जो एमपीज़ हैं वो अपने अपने स्टेट की बात वहाँ पे रख सकते हैं। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंटिन्यूटी। अब लोकसभा तो मैंने आपको पहले बताया कि बनती है हर चुनाव के साथ, और फिर जब भी चुनाव हो जाते हैं तो भंग हो जाती है, फिर नई लोकसभा बनती है। तो यहाँ पे ये बनती है, भंग होती है, बनती है। लेकिन जो राज्यसभा है ये परमानेंट बॉडी है, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है, क्योंकि ये परमानेंट बॉडी है, ये कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पिलर है। लेजिस्लेटिव, डेलिब्रेटिव और एडवाइजरी फंक्शंस के थ्रू या माध्यम से ये बैलेंस ऑफ पावर को इंश्योर करता है, और जो हमारे इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। अब अगली वीडियो में हम राज्यसभा से रिलेटेड 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वो आपको इसके बाद वीडियो मिल जाएगी। पहले ये मैं अपलोड करूँगा, फिर दूसरी अपलोड करूँगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर भी आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अभी बीच में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो कुछ दिन वीडियोज़ नहीं बन रही थी बीच बीच में, लेकिन अब कंटिन्यूटी में आपको वीडियोज़ मिलने वाली हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री सब चीज़ें कवर होने वाली हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ हम बहुत ही जल्द अपनी ऐप लॉन्च करने वाले हैं, उसमें मिल जाएगी। उसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, प्लस एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो अगर आप बाद में देख रहे हो तो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।